कल का जो टॉपिक था वहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने फैराडे का नियम पढ़ा था, है ना, और उसमें हम लोग जानते हैं कि एक वैल्यू होती है 1 फैराडे बराबर कितनी होती है? मैं ये जानना चाहता हूं कि 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम आया कहां से, कैसे निकला? ये 96,500 ही कैसे निकला? कोई पूरा एक्यूरेट तो 96,500 होता नहीं है, तो फिर कैसे निकलता है? ये लगभग में होता है, और होता कितना है? 96,488.8। लेकिन आता कहां से? देखो इधर ध्यान से। तो 1 फैराडे की जो वैल्यू होती है, बंद कर लो ये फोन जिसका भी है, 1 फैराडे की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? तो 1 मोल में उपस्थित या 1 मोल आवेश में उपस्थित 1 मोल इलेक्ट्रॉनों के आवेश की संख्या, या 1 मोल के इलेक्ट्रॉन, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश की मात्रा। अब देखो 1 मोल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6.022 गुणा 10 की घात 23 गुणा करा दी जाती है आवेश की मात्रा से। अब आवेश की मात्रा कितनी होती है? और नहीं है तो अच्छा, वो सही याद दिला दी तुमने, एक बार पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो गई थी ऐसी। 1.6 गुणा 10 की पावर -19 जब इनकी आपस में गुणा करा देते हैं तब निकल के आता है कितना? 96,488.8, जिसी को राउंड फिगर में हम लोग कितना बोलते हैं? तो इसका मान याद रखना। अब ये जो मैं लिखा रहा हूं ना, देख लो इधर ध्यान से, कभी कभी ये सीधे ऑप्शन में ही पूछ लिया जाता है। 1 फैराडे इज इक्वल टू कितना, 3-4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। समझ आ रहा है? तो ज्यादा छोड़ा मत किया करो चीजों को, जो बिल्कुल ऐसे लाइट नहीं लग रही होती ना, वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। उनको भी पता है कि आप बहुत बड़े इंजीनियर थोड़ा ही हो, छोटे छोटे क्वेश्चन से पूछेंगे तुम लोगों से। इसको मैं टाल रहा हूं। और कल मैंने बोला था कि आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ तो सभी लोग चुके हैं, एक बार ध्यान से देख लो इस इलेक्ट्रोड को। देखो, जब बहुत सारे इलेक्ट्रोड बन के तैयार हो गए थे ना मार्केट में, तो उन इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नाम की युक्ति तैयार की गई थी। ठीक है, यानी कि इसका उद्देश्य तो क्या था? तो अन्य इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए, इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग तो कर दिया जाएगा, लेकिन ये होता क्या है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक पात्र लेते हैं, और जब भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो चित्र बना के आना है, पता चले सिर्फ और सिर्फ निबंध की तरीके से लिख के चले आओ। जहां मैंने चित्र बनाया वहां आपको चित्र बनाना ही बनाना है। और उसके ऊपर क्या करते हैं, एक कांच की नली लगा देते हैं, और इसके अंदर एक तार लटका देते हैं, और साथ में लगा देते हैं धातु की एक प्लेट। इसके अंदर एक विलयन भरा होता है, किसका? HCl, है ना। उसकी सांद्रता कितनी होती है? H+ आयनों की सांद्रता 1 मोल। ठीक है, इसके अंदर एक हाइड्रोजन गैस लगातार भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है? हाइड्रोजन गैस, जिसका वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 1 atm। इस पूरी युक्ति का टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं कि यहां पर होगा क्या। देखो, इस पूरी युक्ति को बनाया, अंदर प्लेटिनम का तार था। किसका तार है? प्लेटिनम का तार है। और ये जो प्लेट है वो भी किसकी है? प्लेटिनम की। मैंने कल भी ये क्वेश्चन पूछा था
कि इसमें प्लेटिनम की ही प्लेट का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, और जब प्लेटिनम की प्लेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको फिर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्यों बोल रहे हैं। तो उसका कारण क्या था कि जो प्लेटिनम होती है वो हाइड्रोजन को अधिशोषित कर लेती है। अधिशोषित का मतलब क्या है, अधिशोषित का मतलब है चिपक जाना, यानी कि हाइड्रोजन गैस जब आप इसके अंदर प्रवाहित करोगे तो प्लेटिनम से हाइड्रोजन चिपक जाएगा। अब देखो यहां भी प्लेटिनम का तार, ये भी प्लेटिनम की, तो जाहिर सी बात है जैसे ही आपने हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करी होगी तो पूरे तार पे लिपट गई होगी वो, और साथ में प्लेटिनम की प्लेट पर भी, और जो इलेक्ट्रोड बन के तैयार हो गया उस इलेक्ट्रोड को हमने क्या बोल दिया, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एक बात और याद रखनी है इसकी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो माना जाता है क्या इलेक्ट्रोड विभव, वो कितना माना जाता है बताओ, ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना माना जाता है, शून्य। शून्य माना जाता है, शून्य होता नहीं है, इस बात को भी याद रखना, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, तो शून्य माना जाता है। और वो भी माना जाता है, याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है शून्य होता है, शून्य माना जाता है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कंफ्यूज करने में। अब देखो ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसकी क्रियाविधि को समझना है, अगर क्रियाविधि लिख के आ जाए तो क्रियाविधि में क्या करोगे, देखो तो सबसे पहले तो ये लिया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और ये एक ऐसा इलेक्ट्रोड ले लिया जिसका हमको इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है। इलेक्ट्रोड तो बनाना जानते ही हो, धातु की छड़ को उसी के लवड़ के विलयन के अंदर डुबा दो आप, तो क्या बन के तैयार हो जाएगा, जो युक्ति बनेगी उसी युक्ति को क्या कहते हैं हम लोग, और इसको एक तार के साथ जोड़ देते हैं और बीच में क्या लगा देते हैं, वो वोल्ट मीटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, वोल्ट मीटर लगा देते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि आप लोगों को जो वो मिला ना इलेक्ट्रोड, उस इलेक्ट्रोड को हमने अपने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बराबर में रखा, रखने के बाद उसे वोल्ट मीटर से जोड़ दिया। वोल्ट मीटर में जितनी रीडिंग आएगी वो रीडिंग किसकी होगी, नए वाले इलेक्ट्रोड की वही रीडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इस पर आने वाली रीडिंग किसकी होगी, नए इलेक्ट्रोड की होगी, ठीक है। तो चित्र बनाना है और चीजें लिख देनी है, सही है, समझ आ रहा है अनमोल। या 3 इडियट की तरह जैसे आमिर खान को सिर्फ मजा आ रहा होता है ऐसे करके, वैसे तुम्हें मजा ही आ रहा है। बात समझ आ गई। कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तथा उसकी क्रियाविधि को समझाइए, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पहले बताना है कि इसके अंदर भरा क्या क्या होता है, HCl होता है, उसकी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1m होती है, टेम्परेचर पूरी युक्ति का 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, प्लेटिनम की एक तार लटकी होती है, इस कांच की नली में हाइड्रोजन गैस भरी होती है जो कि एक वायुमंडलीय दाब पर भरी होती है। ये सारी बातें लिखनी है, समझ आ रहा है, या लिख के भी दिखाऊं मैं, इतना तो कर सकते हो, वैसे नोट्स में ये प्रॉपर लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। अभी सिर्फ समझने वाली बात बता रहा हूं मैं, और समझेंगे कैसे कि एक कांच की नली लगी हुई है उल्टी, उसमें प्लेटिनम का तार लटका हुआ है, नीचे प्लेटिनम की धातु है। प्लेटिनम की धातु क्यों होती है, क्योंकि हाइड्रोजन उसको बहुत अच्छे से अधिशोषित कर लेता है, कितने वायुमंडलीय दाब पर, 1 atm दाब पर। HCl जो भरा है उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, 1 मोल, ओके। और हमने पूरी युक्ति जो बना के तैयार कर दी, इसी को कहते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्यों बनाई है, ताकि अन्य इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जा सके। बात समझ में आ गई, मिटा दूं इसे, ठीक। अगला हेडिंग कौन सा होगा, बातचीत नहीं करो यार, और बातचीत तब करो जब आता हो, वरना अगला टॉपिक यहीं खड़ा कर देंगे हम आपको। क्या नाम है, वैद्युत रासायनिक सेल। चलो भाई, वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, इसके बारे में भी है। हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसकी खोज वगैरह किसने करी थी, क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है सीधे। बात तो सही है, 1780 में एक व्यक्ति था जिसका नाम है लुइस गैल्विन, ठीक है।
लुइस गैल्विन नाम का एक व्यक्ति था, 1780 में तो उसने करी थी, लेकिन 1800 ईस्वी में किसने करी थी? बोल्टा नाम के एक वैज्ञानिक ने करी थी। इसी वजह से इन्हीं सेलों को हम लोग क्या कहते हैं? इनको गैल्वनी सेल या फिर बोल्टिए सेल भी कहते हैं। एक बात तो ये पता होना जरूरी है, ठीक है, कि 1780 में भी खोज हुई थी, उसके बाद दोबारा से 1800 में बोल्टा नाम के एक वैज्ञानिक ने बनाई थी। इसी वजह से इनके दोनों नाम होते हैं, गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं इनको या फिर बोल्टिए सेल भी बोलते हैं। अच्छा, इसकी कार्य क्या किस तरीके से करता है ये बताओ जरा। तो ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बिल्कुल सही बात है। एक बात और इसमें याद रखनी है क्या, कि इसके अंदर स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, स्वतः स्फूर्त रेडॉक्स अभिक्रिया। और रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण और अपचयन अपने आप से होने लगता है, यानी कि इसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित करने की जरूरत नहीं होती आपको, सिर्फ सेल 2 इलेक्ट्रोड लगा दो आपस में, अभिक्रिया अपने आप से चालू हो जाती है। ऐसा नहीं होगा कि विद्युत धारा प्रवाहित करनी पड़े, ठीक है। अब देखो इसी का एक एग्जाम्पल कौन सा है सबसे अच्छा एग्जाम्पल? तो इसका एग्जाम्पल होता है डैनियल सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा भी जाता है ये। अब कैसे बनाते हैं हम लोग डैनियल सेल? देखो दो अर्ध सेलों को या फिर 2 इलेक्ट्रॉनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक ली जिंक की धातु और ये ZnSO4 के विलयन में मिला दी। किसकी धातु है? जिंक की। ये किसकी ले ली? कॉपर की छड़ हो गई, और किसका विलयन हो गया? CuSO4 का। देखो एक बात इसमें और याद रखनी है कि जो अधिक विभव वाला होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एनोड। अधिक विभव वाले को क्या बोलते हैं? एनोड। और कम विभव वाले को क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। इस बात को आप लोग याद रखना। देखो हमने 2 इलेक्ट्रोड लिए, दोनों इलेक्ट्रोडों को एक तार से जोड़ दिया और बीच में क्या लगाया? वोल्ट मीटर। अब ये वोल्ट मीटर क्यों लगाया है? ताकि ये पता चल सके कि धारा किस दिशा में बह रही है। ओके, हमने बना दिया। अच्छा, विद्युत अपघटनी सेल इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, तो हमको ये पता है कि ऑक्सीकरण अपचयन क्या होता है, हमको ये पता है कि एनोड कैथोड क्या होता है ना। अब इसके लिए एनोड और कैथोड हमको देखने हैं। अब देखो होगा क्या, इस Zn की छड़ में से Zn+2 आयन निकल के बाहर आना शुरू हो जाएंगे। इससे क्या होगा? ये पूरी की पूरी छड़ कैसी हो जाएगी? ऋणावेशित। कैसी हो जाएगी? ऋणावेशित। अगर ये पूरी की पूरी छड़ ऋणावेशित हो गई तो जाहिर सी बात है इस पर क्या हो क्या रहा है? देखो ध्यान से, इस पर Zn था और Zn में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए और वो क्या बनाया? Zn+2। ये तो जानते हो ना, Zn में से 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो Zn+2 बना। इलेक्ट्रॉनों का निकलना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। और जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसी को क्या कहते हैं? एनोड। क्या बोलते हैं? एनोड। तो क्या ये अभिक्रिया बच्चों एनोड पर नहीं हुई है? और पूरा एनोड कैसा दिखाई दे रहा है? माइनस का। अब समझ में आ गया कि कंफ्यूजन क्यों होता है बच्चों को? बच्चे सोचते हैं कि एनोड का मतलब तो धनावेश वाला होता है, लेकिन देखो यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है एनोड, लेकिन है कैसा? ऋणावेश। क्यों ऋणावेश हुआ? क्योंकि इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए बाहर। बात समझ में आ गई? Zn में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, Zn+2 बना। एनोड पर तो ये रिएक्शन हो रही है। अच्छा, कैथोड पर देखते हैं। कोई ऐसा बालक तो नहीं बैठा है जो यही नहीं जानता हो कि कैथोड और एनोड ही क्या होता है? वो दोबारा अगली साल एडमिशन ले ले क्योंकि इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका है नहीं। अब देखो इधर, इसमें क्या होता है? विलयन से Cu+2 आयन निकलकर इसकी तरफ जाने लगते हैं, ठीक है। Cu+2 आयन छड़ की तरफ जाएंगे तो क्या बनेगा? Cu+2 आयन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे और क्या बना लेंगे? कॉपर धातु। सही है। एक बात आपको और याद रखनी है कि इसके अंदर एक इस तरीके से सॉल्ट ब्रिज लगा होता है। बेटा बातचीत नहीं करो। लवण सेतु लगा होता है। क्या लगा होता है? और इस लवण सेतु में क्या क्या भरा होता है? अगार अगार या फिर अंकित, इधर आओ बाहर।
इधर को आओ। तो मेरे ऊपर FIR करा दी, सही है, तो मैं यही धुनूंगा तो मान लिए। शांत हो जाओ। अगार अगार क्या होता है? अरे आप बोलने तो दो उसे बेचारे को, वही देख के ही बोल लेने दो, कुछ तो याद हो जाएगा। दे दो उसको, बेटा लो। चलो देखो इधर, अगार अगार या जिलेटिन भर दिया जाता है, उसके अलावा विद्युत अपघट्य भरते हैं। क्या भरते हैं? विद्युत अपघट्य। क्यों भरा जा रहा है ये विद्युत अपघट्य? क्या जरूरत है जब यहीं भरा हुआ है तो? ताकि आंतरिक प्रपथ में भी इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो सके। इस वजह से उस नली के अंदर जो आपको दिखाई दे रही है लबड़ सेतु नाम की, इसके अंदर भी विद्युत अपघट्य भरते हैं। और विद्युत अपघट्य किस तरीके के होते हैं? KCl भर सकते हो और HNO3 हो सकता है, ठीक है, इस तरीके NH4Cl हो सकता है। इस तरीके के क्या भर सकते हैं हम लोग? विद्युत अपघट्य भर सकते हैं। अब देखो क्या होगा, जब इधर साइड इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी इस पूरे इलेक्ट्रोड पर, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन यहां से यहां को चलना शुरू हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉनों की गति है इधर से इधर को, यानी कि कहां से कहां को जा रहे हैं? तो ये तो एनोड है और ये क्या है? कैथोड है। तो देखो इधर ध्यान से, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां को जा रहे हैं? एनोड से कैथोड की ओर। अब इस बात को याद रखना। तो फिर धारा कहां से कहां को बहेगी? बोलो। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहे हैं तो धारा कैथोड से एनोड की ओर बहेगी, है ना? तो ये कहां से कहां को बहेगी? कैथोड से एनोड की ओर। और ये सब बातें लिखनी है, कभी सोचो कि बस सुना के चले आओ मास्टर को, वहां कैसे इन्विजिलेटर को सुना के आओगे? ठीक है, तो ये धारा आई थी, इधर से इधर को बह रही है। वोल्ट मीटर की सुई उस साइड को ही मुड़ेगी जिस साइड को धारा प्रवाहित हो रही होगी, यानी कि इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मुड़ गई, यानी कि धारा ऐसे करके बह रही है, उसी दिशा में मुड़ जाती है वोल्ट मीटर की सुई। ठीक है, इस बात को याद रखना है आपको। हमने वोल्ट मीटर भी लगा दिया। अब देखो, इलेक्ट्रॉन ऐसे करके पूछे जा सकते हैं कि बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां को बह रहे हैं? एनोड से कैथोड। तो एनोड से कैथोड, बेटा बातचीत मत करो निकल। और आंतरिक परिपथ में बताओ, आंतरिक परिपथ में कहा? तो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे निकल के यहां आ गए होंगे, लेकिन फिर लवण सेतु से होते हुए दोबारा इसके अंदर चले गए होंगे, यानी कि अब कैथोड से एनोड चल रहे होंगे। कैथोड से एनोड। क्या बात समझ में आ गई? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेल है डैनियल सेल, और बहुत पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको इसका सिद्धांत बताना पड़ेगा, चित्र बनाना पड़ेगा, सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। अगार अगार और जिलेटिन कहां से प्राप्त होता है ये भी बताना पड़ेगा। अगार अगार कहां से प्राप्त होता है? समुद्री शैवाल। और जिलेटिन जीवाश्मों से प्राप्त होता है हम लोगों को। ठीक है, अच्छा एक बात इसमें और याद आ गई मुझे, वो और देख लो। कब कब KCl का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप जानते हो? देखो, जब भी विद्युत अपघट्य में Ag+2, ठीक है, Pb+2 ये मिले हों अगर विद्युत अपघट्य के रूप में, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोड अगर इनके हैं या विद्युत अपघट्य इनके हैं, तब मतलब अगर इस तरीके के इलेक्ट्रॉन हैं तब विद्युत अपघट्य में KCl का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम लोग। KCl का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते ये भी बता दो। ये तो पता चल गया कि नहीं कर सकते। अगर सिल्वर वगैरह के आयन हैं तो वो KCl का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि सिल्वर KCl के Cl के साथ क्रिया करेगा और क्या बना देगा? AgCl2। और AgCl2 क्या बनेगा? एक सफेद अवक्षेप, और यहां चिपक जाएगा आगे। और अगर वो लगातार चिपकना शुरू होगा तो क्या इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होगा? थोड़ी देर बाद सेल आपका खराब हो जाएगा। इस वजह से इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्या बात समझ में आ गई? तो ये वाला एक टॉपिक हम लोगों ने क्लियर कर लिया जिसका नाम है वैद्युत रासायनिक सेल। क्या बात समझ में आ गई? बहुत अच्छी बात है। मैं डाल दूं इसे? इनको पढ़ने से पहले जब भी YouTube पे कोई वीडियो देखो तो पहले अपने नोट्स लेके बैठना, तब वीडियो देखना। टाइम कितना हो रहा है देखिए जरा कोई। 8:56।
चलो, जितना भी आज टेस्ट के लिए मैंने क्वेश्चंस दिए थे ना, एक सेकंड रोक दो, उन्हें रोक दो, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, अंदर हो जाओ, गेट बंद करिए। देखो भाई, इसके बाद के जो टॉपिक होंगे, यानी कि कल से जो पढ़ेंगे हम लोग, व्यवसायिक सेल पढ़ेंगे। सब लोग पढ़ के आना घर से, ठीक है? यानी कि सेल पढ़ेंगे तो शुष्क सेल पढ़ेंगे, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, ये सारे सेल पढ़ेंगे। मरकरी सेल भी होगा, ईंधन सेल भी होगा। और कल ही जंक लगाने वाला, यानी कि जंक की क्रियाविधि पढ़ लेंगे, संचारण। तो कंप्लीट खत्म हो जाएगा ये चैप्टर कल। आज वीडियो छोटी बन पाई टेस्ट की वजह से, और टेस्ट भी कंप्लीट हो जाना चाहिए कल तक। यस, ऑफ कर।